नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों, ये है पार्ट 3 स्पेशल वीडियो सीरीज़ का। इन सीरीज़ में मैं जो करंट न्यूज़ में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर है उसको कवर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, आप इसको ज़रूर देखिएगा। तीनों पार्ट फ्रीली अवेलेबल हैं और बाकी के ओआईसीएल के जो पार्ट हैं वो सारे प्रीमियम मेंबर में अवेलेबल हैं, आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें मैंने टोटल 6 क्वेश्चन कवर किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अब तक मेंबरशिप परचेज़ नहीं की है तो आप इसको ज़रूर से परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस मेंबरशिप को परचेज़ करके बेनिफिट ले रहे हैं। दोस्तों, इन वीडियोज़ में मैंने ओआईसीएल का डेटा और आईआईडीआई के सर्कुलर भी इंक्लूड किए हैं, जब मैंने उनको क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में कवर किया है। दोस्तों, जब आप पैनल के सामने लेटेस्ट डेटा का यूज़ करके आंसर देंगे तो उसका अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू में एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट। तो दोस्तों, आप मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनियन बजट 2026 एलोकेशन फॉर इंश्योरेंस स्कीम लाइक पीएम सुरक्षा बीमा योजना एंड पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना इंडिया की दो बहुत इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इनकी शुरुआत मई 2015 में हुई थी और मई 2026 में इन्होंने अपने 11 सक्सेसफुल ईयर कंप्लीट किए हैं। पहली स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कवर प्रोवाइड करती है, जिसमें 2 लाख का कवर सिर्फ 20 रुपीज़ पर ईयर में मिलता है। अब तक इस स्कीम में 58 करोड़ से ज़्यादा एनरोलमेंट हो चुके हैं और 1.84 लाख से ज़्यादा फैमिलीज को 3,660 करोड़ का क्लेम सेटल किया गया है। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 436 रुपीज़ पर ईयर में 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। इसमें अब तक 27 करोड़ से ज़्यादा एनरोलमेंट हो चुके हैं और 10.7 लाख से ज़्यादा फैमिलीज के लिए 21,500 करोड़ से ज़्यादा क्लेम सेटल किए गए हैं। अब अगर दोनों स्कीम को कंबाइन करें तो लॉन्च से लेके अब तक रुपीस 25,000 करोड़ से ज़्यादा क्लेम सेटल किए जा चुके हैं। अब अगर स्पेसिफिकली यूनियन बजट 26-27 एलोकेशन की बात करें तो सर, इन स्कीम के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक बजट एलोकेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि ये प्रीमियम फंडेड स्कीम है। लेकिन ब्रॉडर सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 9,500 करोड़ और ओवरऑल हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए 1,05,530 करोड़ एलोकेट किए हैं। सर, मेरे अकॉर्डिंग ये स्कीम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैसे लो कॉस्ट और अफोर्डेबल इंश्योरेंस मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकते हैं और पब्लिक सेक्टर इंश्योर्स जैसी ओआईसीएल का रोल भी इन स्कीम को और प्रमोट करने और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट द रिसेंट इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑल्सो टेल अस अबाउट द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स वेयर इलेक्शन वर हेल्ड रिसेंटली। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, रिसेंटली इंडिया में असेंबली इलेक्शन 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरीज में कंडक्ट हुए थे। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और एक यूटी पुडुचेरी। पोलिंग अप्रैल 2026 के मंथ में हुई थी और रिजल्ट मई 2026 में डिक्लेयर किए गए थे। इन इलेक्शन को सुपरवाइज किया गया था करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के अंडर। उन्हें इंडिया के 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। सर, इन इलेक्शन के रिजल्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय चीफ मिनिस्टर बने, जो एक मेजर पॉलिटिकल चेंज माना गया, क्योंकि इसे स्टेट में काफ़ी सालों पुरानी पॉलिटिकल डोमिनेंस ब्रेक हुई। वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने चीफ मिनिस्टर के रूप में ओथ लिया। स्टेट में एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिला। केरला में कांग्रेस लेड यूडीएफ की विक्ट्री के बाद वीडी साथेसंस को चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया गया। असम में हेमंता विश्वा शर्मा ने अपनी गवर्नमेंट रिटेन की और सेकंड कंजर्वेटिव टर्म हासिल किया। पुडुचेरी में एन रंगासमई ने अपना लीडरशिप कंटिन्यू किया। सर, ये इलेक्शन इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे और इन्होंने डिफरेंट स्टेट में नई लीडरशिप चेंज को हाईलाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएस हैज इम्पोज्ड 50% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट। हाउ डज दिस इम्पैक्ट इंडियाज ट्रेड बैलेंस एंड इंश्योरेंस डिमांड? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, यूएस के द्वारा इंडियन एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाने से इंडिया के ट्रेड और इंश्योरेंस सेक्टर दोनों पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और कुछ एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज पर भी इसका डायरेक्ट प्रेशर पड़ा।
ट्रेड साइड पर देखें तो हायर टैरिफ की वजह से इंडियन प्रोडक्ट यूएस मार्केट में कंपैरेटिवली एक्सपेंस हो जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि एक्सपोर्ट में स्लो डाउन आ सकता है। जनवरी 2026 में इंडिया के यूएस एक्सपोर्ट में लगभग 22% की डिक्लाइन देखने को मिली और ट्रेड डेफिसिट बढ़कर अराउंड $34.68 बिलियन तक पहुंच गया। इससे रुपी और फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन पर भी प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इंश्योरेंस साइड पर इसका इम्पैक्ट मल्टीपल एरियाज में देखने को मिला। सबसे पहला मरीन कार्गो इंश्योरेंस की डिमांड और प्रीमियम इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट को चेंजिंग ट्रेड रिस्क के अगेंस्ट एडिशनल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। सेकंड, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ सकती है क्योंकि अनसर्टेन ग्लोबल कंडीशन में पेमेंट डिफॉल्ट का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। और हेल्थ सेक्टर में भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है अगर इम्पोर्टेड मेडिकल प्रोडक्ट और इक्विपमेंट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। सर, अगर मैं ओआईसीएल में ऑफिसर के रूप में काम करूंगा तो मैं इस चैलेंज के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी देखूंगा। हम इंडियन एक्सपोर्टर के लिए कस्टमाइज एक्सपोर्ट रिस्क सोल्यूशन और ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि बिजनेसेस ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को बेटर मैनेज किया जा सके। इसलिए सर, ऐसे ग्लोबल इवेंट सिर्फ ट्रेड को इम्पैक्ट नहीं करते बल्कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज इंडियाज इकोनॉमी रिमेन्ड रेजिलिएंट डिस्पाइट ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज एंड एलिवेटेड ऑयल प्राइस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरे व्यू में इंडिया की इकोनॉमी रिजिलियंट इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमारी ग्रोथ सिर्फ एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारी इकोनॉमी का मेजर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड से आता है। जब ग्लोबल ट्रेड में अनसर्टेनिटी होती है या ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तब भी इंडिया की इकोनॉमी को कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सर्विस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से सपोर्ट मिलता रहता है। इसके अलावा इंडिया एक स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम का भी बेनिफिट मिलता है। इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। ये फैक्टर इकोनॉमी को एक्सटर्नल शॉक हैंडल करने में हेल्प करते हैं। सर, आरबीआई ने भी मेंशन किया है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के बावजूद इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में से एक रहने की एक्सपेक्टेड है और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए ग्रोथ अराउंड 6.9% प्रोजेक्ट की गई है। साथ ही आरबीआई ने अपने आउटलुक में क्रूड ऑयल प्राइस को अराउंड $85 पर बैरल अज्यूम किया है, जो ये दिखाता है कि पॉलिसी मेकर्स इन रिस्क को पहले से मॉनिटर कर रहे हैं। तो सर, मेरा मानना है कि इंडिया कंप्लीटली रिस्क फ्री इकोनॉमी नहीं है, लेकिन हमारी इकोनॉमी में इतनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी है, ये एक्सटर्नल प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकती है और उसके बाद भी ग्रोथ मेंटेन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम मोदी एम्फेसिस रिड्यूसिंग गोल्ड परचेज, सेविंग फ्यूल, प्रमोटिंग वर्क फ्रॉम होम एंड अवॉइडिंग इंपोर्टेड प्रोडक्ट। व्हाई डिड ही से दिस? इज द इंडियन इकोनॉमी इन ट्रबल? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंडियन इकोनॉमी किसी ट्रबल में है। एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमी अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेटेड लगभग 7.4% है, जो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ रेट माना जाता है। पीएम मोदी जी ने अपील किसी क्राइसिस के रेस्पॉन्स में नहीं की। ये एक प्रिवेंटिव और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप था। इसका मेजर रीजन वेस्ट एशिया में चल रहा जियो पॉलिटिकल टेंशन है, स्पेशली यूएस, इजराइल और ईरान के बीच सिचुएशन, जिसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और सप्लाई चेन पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। सर, इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 89% इंपोर्ट करता है। इसीलिए अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के इंपोर्ट बिल पर पड़ता है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट लगभग $71.98 बिलियन तक पहुंच गया और मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट भी इंक्रीज हुआ। जब इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर आ सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अपने पीक लेवल से कुछ लोअर लेवल पर आ जाएगा। सर, पीएम का ऑब्जेक्टिव पैनिक क्रिएट करना नहीं था, बल्कि वो सिचुएशन को पहले से मैनेज करना चाहते हैं। अगर सिटीजन फ्यूल सेव करेंगे, अननेसेसरी गोल्ड परचेज अवॉइड करेंगे, वर्क फ्रॉम होम अडॉप्ट करेंगे और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के बदले लोकल प्रोडक्ट यूज करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर कम होगा। साथ ही वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल सर, ये किसी इकोनॉमिक क्राइसिस का सिग्नल नहीं है, ये एक स्मार्ट प्रिकॉशनरी स्टेप है जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए लिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हेल्प द इंश्योरेंस सेक्टर टू ग्रो? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एआई और मशीन लर्निंग आज इंश्योरेंस सेक्टर के काम करने का पूरा तरीका चेंज कर रहे हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा फास्ट, स्मार्ट और कस्टमर फ्रेंडली बना रहे हैं। सर, इसका एक रियल एग्जांपल है, ओरिएंटल इंश्योरेंस ने जुलाई 2024 में रोडजेन के साथ पार्टनरशिप की थी और एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म एक्सक्लेम यूज करना स्टार्ट किया।
इस सिस्टम में फोटोज और वीडियोस के थ्रू मोटर क्लेम प्रोसेस किए जाते हैं और जो काम पहले कई दिन लेता था वो अब मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। OICL हर साल लगभग 2 लाख मोटर क्लेम प्रोसेस करता है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी स्पीड और ट्रांसपेरेंसी दोनों इंप्रूव कर रही है। इसके अलावा AI मेनली 3 इंपॉर्टेंट एरियाज में हेल्प करता है। पहला है फ्रॉड डिटेक्शन। AI सस्पिशियस क्लेम को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनी करोड़ों रुपीस का लॉस अवॉइड कर सकती है। सेकंड है अंडरराइटिंग। AI कस्टमर डेटा को एनालाइज करके रिस्क को बेटर समझता है और पॉलिसीज का प्राइसिंग ज़्यादा एबोरेट बना देता है। इससे कंपनी और कस्टमर दोनों को बेनिफिट मिलता है। थर्ड है कस्टमर सर्विस। आज AI बेस्ड चैटबॉट 24/7 कस्टमर की हेल्प कर सकते हैं, जिससे क्वेरीज का रेस्पॉन्स टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। साथ ही इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीमा सुगम इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, जो एक वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस है। यहाँ कस्टमर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑनलाइन परचेज और मैनेज कर सकेंगे। AI फ्यूचर में इस प्लेटफॉर्म को पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देने में और भी पावरफुल बन सकता है। IRDAI का विजन इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 है और मुझे लगता है कि AI इस टारगेट को अचीव करने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल बन सकता है, क्योंकि ये इंश्योरेंस सर्विसेज को अर्बन एरियाज के साथ साथ रूरल इंडिया तक भी एफिशिएंटली पहुंचाने में हेल्प करेगी। ओवरऑल सर, AI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी टूल नहीं है, बल्कि पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग इंजन है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मेरी कुछ रिकमेंडेशन है आपके लिए, आप उसको ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले ये आप प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा। जितनी भी OICL AO इंटरव्यू रिलेटेड वीडियो आएंगी वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको इंश्योरेंस टर्म आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये आप इंश्योरेंस टर्म की शॉर्ट वीडियोस ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आपको एक इंश्योरेंस टर्म पैनल के सामने बोलना चाहिए। सिमिलरली दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स की भी शॉर्ट वीडियोस बनी हुई हैं। इसमें भी मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आप एक बैंकिंग टर्म्स को पैनल के सामने अच्छे से बोल सकते हैं, ताकि आपके आंसर का पैनल के ऊपर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़े, जिससे आपको इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी और बैंकिंग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट बैंक इंटरव्यू के लिए, और दोस्तों इन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो, या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।